नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि समरकांत जी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण सुखदा उनसे मिलने जाती है, किंतु अमरकांत नहीं जाता। वहीं दूसरी ओर अमरकांत और सुखदा को पठाने ने एकांत में बात करते देख लेती है। उसके बाद उसे अपने घर से निकल जाने को कहती है। वो निकलकर सलीम के पास जाता है और उसके बाद उसकी बात समरकांत से होती है। और समरकांत से बात के दौरान हमें पता चलता है कि शायद अमरकांत ये शहर छोड़कर चला जाए। अब इस कहानी का पहला खंड यहीं तक था। अब क्या असल में अमरकांत तो ये शहर छोड़कर चला जाएगा? आइए जानते हैं कहानी के दूसरे खंड में। भाग 11। उत्तर की पर्वत श्रेणियों के बीच एक छोटा सा रमणीक पहाड़ी गांव है। सामने गंगा किसी बालक की भांति हंसती, उछलती, नाचती, गाती, दौड़ती हुई चली जाती है। पीछे ऊंचा पहाड़ किसी वृद्ध योगी की भांति जटा बढ़ाए शांत, गंभीर, विचार मग्न खड़ा है। यहाँ गांव मानो उसकी बाल स्मृति है, आमोद विनोद से रंजित या कोई युवा अवस्था का सुनहरा मधुर स्वप्न है। अब भी उन स्मृतियों को हृदय में सुलाए हुए उस स्वप्न को छाती से चिपकाए हुए है। इस गांव में मुश्किल से 20-25 झोपड़े होंगे। पत्थर के शेडों को तले ऊपर रखकर दीवारें बना ली गई हैं। उन पर छप्पर डाल दिया गया है। द्वारों पर बनकट की टट्ठियां हैं। इनकी काबुकों में इस गांव की जनता अपने अपने गाय बैलों, भेड़ बकरियों को लिए अनंत से विश्राम करती चली आती है। एक दिन संध्या समय एक सांवला सा दुबला पतला युवक, मोटा कुर्ता, ऊंची धोती और चमरौधे जूते पहने, कंधे पर लुटिया डोर रखे, बगल में एक पोटली दबाए इस गांव में आया और एक बुढ़िया से पूछा, क्यों माता, यहाँ परदेशी को रात भर रहने का ठिकाना मिल जाएगा? बुढ़िया सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखे एक बूढ़ी गाय को हार की ओर से हाँकती हुई चली आती थी। युवक को सिर से पांव तक देखा। पसीने में तर, सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई, आंखें भूखी, मानो जीवन में कोई आश्रय पूछता फिरता हो। दयाद्र होकर बोली, यहाँ तो सब ब्रेदास रहते हैं भैया। अमरकांत इसी भांति महीनों से देहातों का चक्कर लगाता चला आ रहा है। लगभग 50 छोटे बड़े गांवों को वो देख चुका है। कितने ही आदमियों से उसकी जान पहचान हो गई है, कितने ही उसके सहायक हो गए हैं और कितने ही भक्त बन गए हैं। नगर का ये सुकुमार युवक दुबला तो हो गया, पर धूप, लू, आंधी और वर्षा, भूख और प्यास सहने की शक्ति उसमें प्रखर हो गई है। भावी जीवन की यही उसकी तैयारी है और यही तपस्या है। वो ग्रामवासियों की सरलता और सहृदयता, प्रेम और संतोष से मुग्ध हो गया है। ऐसे सीधे सादे निष्कपट मनुष्यों पर आए दिन जो अत्याचार होते रहते हैं, उन्हें देखकर उसका खून खौल उठता है। जिस शांति की आशा उसे देहाती जीवन की ओर खींच लाई थी, उसका यहाँ नाम भी न था। घोर अन्याय का राज्य था और अमर की आत्मा इस राज्य के विरुद्ध झंडा उठाए फिरती थी। अमर ने नम्रता से कहा, मैं जात पात नहीं मानता माताजी। जो सच्चा है वो चमार भी हो तो आदर के जोग है, जो दगाबाज, झूठा, लंपट हो वो ब्राह्मण भी हो तो फिर आदर के जोग नहीं। अच्छा लाओ, ये लकड़ियों का गट्ठा मैं लेता चलूं। लाओ। उसने बुढ़िया के सिर से गट्ठा उतार कर अपने सिर पर रख लिया। बुढ़िया ने आशीर्वाद देकर पूछा, अच्छा लेकिन जाना कहाँ है बेटा? यूं ही मांगता रहता हूँ माता, आना जाना कहीं नहीं है। बस रात को सोने की जगह तो मिल जाएगी ना? जगह की कौन कमी है भैया, मंदिर के चौतरे पर सो जाना। किसी साधु संत के फेर में नहीं पड़ गए हो ना? मेरा भी एक लड़का उनके जाल में फंस गया था बेटा, फिर कुछ पता न चला। अब तक तो कई लड़कों का बाप होता। दोनों यूं ही बातें करते हुए गांव पहुंच गए। बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी की टट्ठी खोली और कहा, अच्छा लाओ, लकड़ी रख दो यहाँ, थक गए हो, थोड़ा सा दूध रखा है सो पी लो। और सब गोरू तो मर गए बेटा, यही बस एक गाय रह गई है, एक पाव भर दूध देती है।
खाने को तो बेचारी कुछ पाती नहीं, तो फिर भला दूध कहाँ से दे। अमर ऐसे सरल स्नेह के प्रसाद को अस्वीकार न कर सका। झोपड़ी में गया तो उसका हृदय कांप उठा, मानो दरिद्रता छाती पीट पीट कर रो रही है और हमारा उन्नत समाज विलास में मग्न है। उसे रहने को बंगला चाहिए, सवारी को मोटर। इस संसार का भला विध्वंस क्यों नहीं हो जाता। बुढ़िया ने दूध एक पीतल के कटोरे में उंडेल दिया और घड़ा उठाकर पानी लाने चली। अमर ने कहा, अरे अरे, मैं खींच लाता हूँ ना माता, रस्सी तो कुएं पर ही होगी। नहीं बेटा, तुम कहाँ जाओगे पानी भरने? एक रात के लिए आ गए तो मैं तुमसे पानी भरवाऊं? बुढ़िया मना करती रह गई, लेकिन अमरकांत घड़ा लिए कुएं पर पहुंच गया। बुढ़िया से रहा न गया तो वो भी उसके पीछे पीछे गई। कुएं पर कई औरतें पानी खींच रही थीं। अमरकांत को देखकर एक युवती ने पूछा, कोई पाहुने हैं क्या सलोनी काकी? बुढ़िया हंसकर बोली, हाँ हाँ, पाहुने न होते तो पानी भरने कैसे आते रे? तेरे घर भी पाहुने ऐसे आते हैं? युवती ने तिरछी आंखों से अमर को देखकर कहा, हमारे पाहुने तो अपने हाथ से पानी भी नहीं पीते काकी। ऐसे भोले भाले पाहुने को तो मैं अपने घर ले जाऊंगी। अमरकांत का कलेजा धक्क से हो गया। ये युवती वही मुन्नी थी जो खून के मुकदमे से बरी हो गई थी। वह अब उतनी दुर्बल, उतनी चिंतित नहीं है। रूप में माधुर्य है, अंगों में विकास और मुख पर हास्य की मधुर छवि। आनंद जीवन का तत्व है। वो अतीत की परवाह नहीं करता। पर शायद मुन्नी ने अमरकांत को नहीं पहचाना। उसकी सूरत कितनी बदल गई है। शहर का सुकुमार युवक देहात का मजूर हो गया है। अमर ने कुछ झेंपते हुए कहा, मैं पाहुना नहीं हूँ देवी, परदेसी हूँ। आज ही इस गांव में आ निकला, इस नाते सारे गांव का अतिथि हूँ। युवती ने मुस्कुरा कर कहा, तब तो एक दो घड़ों से पिंड न छूटेगा, 200 घड़े भरने पड़ेंगे, नहीं तो घड़ा इधर बढ़ा दो। झूठ तो नहीं कहती ना काकी? उसने अमरकांत के हाथ से घड़ा ले लिया और चटफंदा लगा कुएं में डाल बात की बात में घड़ा खींच लिया। अमरकांत घड़ा लेकर चला गया तो मुन्ने ने सलोनी से कहा, किसी भले घर का आदमी है काकी, देखा कितना शर्माता है। अच्छा, मेरे यहाँ से अचार वगैरह मंगवा लीजिएगा, आटा बाटा तो है ना? सलोनी ने कहा, बाजरे का है बेटी, अब गेहूँ कहाँ से लाती। अच्छा तो मैं आटा ले आती हूँ, नहीं तो चलो दे दूँ, वहाँ काम धक्के में लग जाऊंगी तो फिर सुरती न रहेगी। मुन्नी को 3 साल हुए मुखिया का लड़का हरिद्वार से लाया था। 1 सप्ताह से एक धर्मशाले के द्वार पर जीर्ण दशा में पड़ी थी। बड़े बड़े आदमी धर्मशाले में आते थे, सैकड़ों हजारों दान करते थे, पर इस दुखिया पर किसी को दया न आती थी। वो चमार युवक जूते बेचने आता था, इस पर उसे दया आ गई। गाड़ी पर लाद कर घर लाया। दवा दारू होने लगी। चौधरी बिगड़े कि भला ये मुर्दा क्यों लाया, पर युवक बराबर दौड़ धूप करता रहा। अब भला वहां डॉक्टर वैद्य कहाँ थे? भभूत और आशीर्वाद का भरोसा था। एक ओझे की तारीफ सुनी कि मुर्दा को जला देता है। रात को उसे बुलाने चला। चौधरी ने कहा कि दिन होने दो तब जाना, लेकिन युवक न माना। रात को ही चल दिया। गंगा चढ़ी हुई थी, उसे पार करके जाना था। सोचा कि तैर कर निकल जाऊंगा, कौन बहुत चौड़ा पाठ है। सैकड़ों ही बार तो इस तरह आ जा चुका था। निशंक पानी में घुस पड़ा और लहरें तेज थी तो पांव खड़ गए। बहुत संभलना चाहा लेकिन संभल न सका। दूसरे ही दिन कोष पर उसकी लाश मिली, एक चट्टान से चिपटी पड़ी थी। उसके मरते ही मुन्नी जी उठी और तब से यही है। यही घर उसका घर है, यहाँ उसका आदर है, मान है। वो अपनी जात पात भूल गई, आचार विचार भूल गई और ऊंची जाति की ठकुराइन अछूतों के साथ अछूत बनकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वो घर की मालकिन थी, बाहर का सारा काम वही करती। भीतर की रसोई पानी, कूटना पीटना दोनों देवरानियां करती थी। वो बाहरी न थी, चौधरी की बड़ी बहू हो गई थी। हाँ, तो सलोनी को ले जाकर मुन्नी ने एक थाल में आटा, अचार और दही रख कर दिया, पर सलोनी को ये लेकर घर में जाते ला जाती थी। पाहुना द्वार पर बैठा हुआ है, सोचेगा कि इसके घर में आटा भी नहीं है, जरा और अंधेरा हो जाए तो फिर जाऊं। मुन्नी ने पूछा, क्या सोचती हो काकी? सोचती हूँ कि जरा और अंधेरा हो जाए तो जाऊं।
वो अपने मन में क्या कहेगा? अरे काकी, अच्छा चलो मैं पहुंचा देती हूँ। कहेगा क्या? क्या समझता है कि यहाँ धन्ना सेठ बसते हैं? मैं तो कहती हूँ कि देख लेना, वो बाजरे की रोटियां खाएगा, गेहूं की छुएगा भी नहीं। दोनों पहुंच गईं तो देखा कि अमरकांत द्वार पर झाड़ू लगा रहा है। महीनों से झाड़ू न लगी थी। मालूम होता था कि उलझे बिखरे बालों पर कंघी कर दी गई है। सलोनी थाली लेकर जल्दी से भीतर चली गई। मुन्नी ने कहा, अगर ऐसी मेहमानी करोगे तो यहाँ से कभी न जाने पाओगे। उसने अमर के पास जाकर उसके हाथ से झाड़ू छीन ली। अमर ने कूड़े को पैरों से एक जगह बटोर कर कहा, देखिए ना, सफाई हो गई तो द्वार कैसा अच्छा लगने लगा। कल चले जाओगे तो ये सब बातें याद आएंगी। भला परदेसियों का क्या विश्वास, फिर इधर क्यों आओगे? मुन्नी के मुख पर उदासी छा गई। कह नहीं सकता, लेकिन जब कभी इधर आना होगा तो तुम्हारे दर्शन करने अवश्य आऊंगा। सही कहूँ तो ऐसा सुंदर गांव मैंने कभी नहीं देखा। नदी, पहाड़, जंगल, इसकी भी छटा निराली है। जी चाहता है कि यहीं रह जाऊं और फिर कहीं जाने का नाम न लूं। मुन्नी ने उत्सुकता से कहा, तो यहीं रह क्यों नहीं जाते? मगर फिर कुछ सोच कर बोली, तुम्हारे घर में और लोग भी तो होंगे, वो तुम्हें यहाँ क्यों रहने देंगे? नहीं, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जिसे मेरे मरने जीने की चिंता हो। मैं संसार में अकेला हूँ। मुन्नी आग्रह करके बोली, तो फिर यहीं रह जाओ ना। कौन भाई हो तुम? ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया भाभी। जो बुलाकर प्रेम से एक रोटी खिला दे तो वही मेरा भाई है। तो फिर कल मुझे आ लेने देना, ऐसा ना हो कि चुपके से भाग जाओ। अमरकांत ने झोपड़ी में आकर देखा तो बुढ़िया चूल्हा जला रही थी। गीली लकड़ी आग न जलती थी और पोपले मुंह में फूंक न थी। अमर को देखकर बोली, अरे तुम यहाँ धुएं में कहाँ आ गए बेटा? जाकर बाहर बैठो। अच्छा ये चटाई उठा ले जाओ। अमर ने चूल्हे के पास आकर कहा, ऐसा कर, तू हट जा, मैं जला देता हूँ। सलोनी ने स्नेहमय कठोरता से कहा, अरे तू बाहर क्यों नहीं जाता? मर्दों का तो इस तरह रसोई में घुसना अच्छा नहीं लगता बेटा। वास्तव में बुढ़िया डर रही थी कि कहीं अमरकांत दो प्रकार के आटों को न देख ले। शायद वो उसे दिखाना चाहती थी कि मैं भी गेहूं का आटा खाती हूँ। अमर ये रहस्य क्या जाने। बोला, अच्छा तो आटा निकाल दे, मैं गूंथ दूँ। इतना तो करने दे। सलोनी ने हैरान होकर कहा, अरे तू कैसा लड़का है भाई, बाहर जाकर क्यों नहीं बैठता? उसे वो दिन याद आए जब उसके अपने बच्चे उसे अम्मा अम्मा कहकर घेर लेते थे और वो उन्हें डांटती थी। उस उजड़े हुए घर में आज एक दिया जल रहा था, पर कल फिर वही अंधेरा हो जाएगा, वही सन्नाटा। इस युवक की ओर भला क्यों उसकी इतनी ममता हो रही थी? कौन जाने कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा? पर जानते हुए भी अमर का सरल बालकों का सा निष्कपट व्यवहार, उसका बार बार घर में आना और हर एक काम करने को तैयार हो जाना, उसकी सूखी मातृ भावना को सींचता हुआ सजान पड़ता था। मानो अपने ही सिधारे हुए बालकों की प्रतिध्वनि कहीं दूर उसके काढ़े में आ रही थी। तभी एक बालक लालटेन लिए कंधे पर दरी रखे आया और दोनों चीजें उसके पास रखकर बैठ गया। अमर ने पूछा, दरी कहाँ से लाए? काकी ने तुम्हारे लिए भेजी है, वही काकी जो अभी आई थी। अमर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, अच्छा तो तुम उनके भतीजे हो। अच्छा तुम्हारी काकी कभी तुम्हें मारती तो नहीं ना? बालक सिर हिलाकर बोला, नहीं कभी नहीं, वो तो हमें खिलाती है। हाँ, दुर्जन को नहीं खिलाती, वो बड़ा बदमाश है। अमर ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा कहाँ पढ़ने जाते हो? बालक ने नीचे की ओर सिकोड़ कर कहा, कहाँ जाए, हमें कौन पढ़ाए, मदरसे में कोई जाने तो देता नहीं। एक दिन दादा हम दोनों को लेकर गए थे, पंडित जी ने नाम भी लिखा, पर हमें फिर सबसे अलग बैठाते थे। सब लड़के हमें चमार चमार कहकर चिढ़ाते थे, सो दादा ने नाम कटा लिया। अमर की इच्छा हुई कि चौधरी से जाकर मिले, कोई स्वाभिमानी आदमी मालूम होता है। पूछा, अच्छा तुम्हारे दादा क्या कर रहे हैं? बालक ने लालटेन से खेलते हुए कहा, बोतल लिए बैठे हैं, भुने चने धरे हैं, बस अभी बकझक करेंगे, खूब चिल्लाएंगे, किसी को मारेंगे, किसी को गालियाँ देंगे। दिन भर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जहाँ बोतल चढ़ाए कि भैया बक चले। अमर ने इस वक्त उनसे मिलना उचित न समझा। सलोनी ने पुकारा, भैया रोटी तैयार है, आओ गरम गरम खा लो। अमरकांत ने मुंह हाथ धोया और अंदर पहुंचा।
पीतल की थाली में रोटियां थी, पथरी में दही, पत्ते पर अचार और लोटे में पानी रखा हुआ था। थाली पर बैठकर बोला, तुम अभी क्यों नहीं खाती? तुम खा लो बेटा, फिर मैं खा लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ खाओ। अरे रसोई जूठी हो जाएगी कि नहीं? तो हो जाने दो, मैं ही तो खाने वाला हूँ। अरे बेटा, रसोई में भगवान रहते हैं, उसे जूठी न करनी चाहिए। हाँ तो फिर मैं भी बैठा रहूँगा, जब बन जाए तो फिर खाएंगे। भाई तू तो बड़ा खराब लड़का है। रसोई में दूसरी थाली कहाँ थी। सलोनी ने हथेली पर बाजरे की रोटियां सेक ली और रसोई के बाहर निकल आई। अमर ने बाजरे की रोटियां देख ली, बोला, ये ना होगा काकी, मुझे ये कुल के दे दी और आप मजेदार रोटियां उड़ा रही हो। अरे तो तू क्या खाएगा बाजरे की रोटियां बेटा? एक दिन के लिए आ पड़ा तो बाजरे की रोटियां खिलाऊं तुझे? अरे मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, यही समझ लो कि तुम्हारा कोई खोया हुआ बालक आ गया। पहले दिन तो बेटा उस लड़के की भी मेहमानी की जाती है, और फिर मैं तुम्हारी क्या मेहमानी करूँगी बेटा? रूखी रोटियां भी कोई मेहमानी है? न दारू न शिकार। अरे मैं दारू शिकार को छूता भी नहीं काकी। अमरकांत ने बाजरे की रोटियों के लिए फिर ज्यादा आग्रह न किया। बुढ़िया को और दुख होता। दोनों खाने लगे। बुढ़िया ये बात सुनकर बोली, इस उम्र में तो भक्ताई अच्छी नहीं लगती बेटा, यही तो खाने पीने के दिन है, भक्ताई के लिए तो बुढ़ापा है ही। अरे अरे, भगत नहीं हूँ काकी, बस मेरा मन नहीं चाहता। तो फिर माँ बाप भगत रहे होंगे। हाँ, वो दोनों भगत थे, अभी दोनों हैं ना। अम्मा तो मर गई अम्मा, पर दादा हैं, परंतु उनसे मेरी पटती नहीं है। तो घर से रूठ कर आए हो? कह सकते हैं। एक बात पर दादा से कहा सुनी हो गई, सो मैं चला आया। घरवाली तो है ना? हाँ, वो भी है। तो बेचारी तो रो रो कर मर जाती होगी बेटा, कभी चिट्ठी पत्तर लिखते हो? उसे भी मेरी परवाह नहीं है काकी, बड़े घर की लड़की है, अपने भोग विलास में मग्न है। मैं कहता हूँ कि चल किसी गांव में खेती बाड़ी करे तो उसे शहर अच्छा लगता है। अमरकांत भोजन कर चुका तो अपनी थाली उठा ली और बाहर आकर मांजने लगा। सलोनी भी पीछे पीछे आकर बोली, तुम्हारा थाल में मांज देती तो छोटी हो जाती क्या? अमर ने हंसकर कहा, तो क्या मैं अपनी थाली मांज कर छोटा हो जाऊंगा क्या? देखो ये तो अच्छा नहीं लगता कि एक दिन के लिए कोई आए तो थाली मांजने लगे। अपने मन में सोचते होगे कि कहाँ से इस भिखारिन के यहाँ ठहरा। अमरकांत के दिल पर चोट न लगे, इसलिए वो मुस्कुराई। अमर ने मुग्ध होकर कहा, भिखारिन के सरल पवित्र स्नेह में जो सुख मिला वो माता की गोद के सिवा और कहीं नहीं मिल सकता था काकी। उसने थाली धोकर रख दी और दरी बिछाकर जमीन पर लेटने ही जा रहा था कि 15-20 लड़कों का एक दल आकर खड़ा हो गया। 2-3 लड़कों के सिवा और किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे। अमरकांत कौतूहल से उठ बैठा, मानो कोई तमाशा होने वाला है। जो बालक अभी दरी लेकर आया था आगे बढ़कर बोला, इतने लड़के हैं हमारे गांव में, 2-3 लड़के नहीं आए, कहते थे कि वो कान काट लेंगे। अमरकांत ने उठकर उन सभी को कतार में खड़ा किया और एक एक का नाम पूछा। फिर बोले, तुम में से जो रोज अपना हाथ मुंह धोता है वो हाथ उठाए। किसी लड़के ने हाथ न उठाया। ये प्रश्न मानो किसी के समझ में ही ना आया। अमर ने आश्चर्य से कहा, तुम में से कोई रोज हाथ मुंह नहीं धोता? सभी ने एक दूसरे को देखा। दरी वाले लड़के ने हाथ उठा लिया, उसे देखते ही दूसरों ने भी हाथ उठा दिया। अमर ने फिर पूछा, तुम में से कौन कौन लड़के रोज नहाते हैं, हाथ उठाएं। पहले तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, फिर एक एक करके सभी ने देखा देखी हाथ उठा लिया। इसलिए नहीं कि सभी रोज नहाते थे, बल्कि इसलिए कि वो कोई दूसरे से पीछे न रहे। सलोनी खड़ी ये सब देख रही थी। बोली, तू तो महीने भर से नहीं नहाता रे जंगलिया, तू क्यों हाथ उठाए हुए है? जंगलिया ने अपमानित होकर कहा, तक उधर ही कौन रोज नहाता है अम्मा? भुलाई, पन्नू घसीटे, कोई भी तो नहीं नहाता। सभी एक दूसरे की कलाई खोलने लगे। अमर ने डांटा, अच्छा आपस में मत लड़ो, मैं एक बात पूछता हूँ, उसका जवाब दो। रोज मुंह हाथ धोना अच्छी बात है या फिर नहीं? सभी ने कहा, अच्छी बात है। मुंह से कहते हो या दिल से? नहीं दिल से। अच्छा तो फिर जाओ, मैं 10-5 दिन के अंदर फिर आऊंगा और देखूंगा कि किसने सच्ची वादा किया था और किसने झूठा। लड़के चले गए तो अमर लेट गया। 3 महीने से लगातार घूमते घूमते उसका जी उब गया था। कुछ विश्राम करने को जी चाहता था। तो फिर क्यों ना वो इसी गांव में टिक जाए। यहाँ उसे भला कौन जानता है।
यहीं उसका स्वप्न में छोटा सा घर बन गया। सकीना उसके घर में आ गई, गाय, बैल, और अंत में नींद भी आ गई। अमरकांत सवेरे उठा, मुंह हाथ धोकर गंगा स्नान किया और चौधरी से मिलने चला। चौधरी का नाम गूदड़ था। इस गांव में कोई जमींदार न रहता था। गूदड़ का द्वार ही चौपाल का काम देता था। अमर ने देखा कि नीम के पेड़ के नीचे एक तख्त पड़ा हुआ है, 2-3 बांस की खाटे, 2-3 पुआल के गत्ते। गूदड़ की उम्र 60 के लगभग थी, मगर अभी टांठा था। उसके सामने उसका बड़ा लड़का पयाग बैठा जूता सी रहा था। दूसरा लड़का काशी बैलों को सानी पानी कर रहा था। मुन्नी गोबर निकाल रही थी। तेजी और दुर्जन दोनों दौड़ दौड़ कर कुएं से पानी ला रहे थे। जरा पूरब की ओर हटकर 2 औरतें बर्तन मांज रही थीं। ये दोनों गूदड़ की बहुएं थीं। अमर ने चौधरी को राम राम किया और पुआल की गद्दी पर बैठ गया। चौधरी ने पितृभाव से उसका स्वागत किया। मजे में खाट पर बैठो भैया, मुन्नी ने मुझसे रात ही कहा था। अभी आज तो नहीं जा रहे हो ना? 2-4 दिन यहाँ रहो फिर चले जाना। मुन्नी तो कहती थी कि तुमको कोई काम मिल जाए तो यहाँ टिक जाओगे। सही है क्या? अमर ने सकुचाते हुए कहा। कुछ विचार तो ऐसा मन में आया था। गूदड़ ने नारियल से धुआं निकाल कर कहा, काम की कौन कमी है भैया, घास भी काट लो तो रोज की मजूरी हो जाए, नहीं तो फिर जूते का काम है। तल्लियाँ बनाओ, चरसे बनाओ, मेहनत करने वाला आदमी भूखा नहीं मरता। धेले की मजूरी कहीं नहीं गई। ये देखकर कि अमर को इन दोनों में कोई तजवीज़ पसंद नहीं आई, उसने एक तीसरी तजवीज़ पेश की। खेती बाड़ी की इच्छा हो तो खेती कर लो, सलोनी भाभी के खेत हैं, जब तक वही जोतो। पयाग ने सूजा चलाते हुए कहा, खेती के झंझट में न पड़ना भैया, चाहे खेत में कुछ हो या ना हो, लगान जरूर दो। कभी ओला पाला तो कभी सूखा मूड़ा, एक न एक बला सिर पर सवार रहती है। उस पर फिर कहीं बैल मर गया या खलिहान में आग लग गई तो सब कुछ स्वाहा। घास सबसे अच्छी है, न किसी के नौकर न चाकर, न किसी का लेना है न देना। सवेरे खुरपी उठाई और दोपहर तक लौट आए, वो बढ़िया है। उधर से काशी बोला, अरे तो मजूरी तो लेकिन मजूरी है ना, किसानी किसानी है। मजूरी लाख हो तो मजूर ही कहलाएगा। सिर पर घास लिए चले जा रहे हैं तो कोई इधर से पुकारता है, ओ घास वाले, तो कोई उधर से पुकारता है। किसी की मेड़ पर घास कर लो तो गालियां मिले। किसानी में मर्दाद है भैया। पयाग का सूजा चलना बंद हो गया। तो मर्दाद लेके चाटो, इधर उधर से कमा कर लाओ, वो भी खेती में झोंकता। चौधरी ने फैसला किया, देखो घाटा नफा तो हर एक रोजगार में है भैया। बड़े बड़े सेठों का दिवाला निकल आता है। खेती के बराबर कोई रोजगार नहीं जो कमाई और तकदीर अच्छी हो। तुम्हारे यहाँ भी नजराने का यही हाल है भैया? अमर बोला, हाँ दादा, सभी जगह तो यही हाल है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। सभी गरीबों का ही लहू चूसते हैं। चौधरी ने स्नेह का सहारा लिया, पता नहीं भगवान ने छोटे बड़े का भेद क्यों लगा दिया, इसका मरम तो मेरे समझ में नहीं आता भैया। उनके तो फिर सभी लड़के हैं, फिर सबको एक आंख से क्यों नहीं देखता। पयाग ने शंका समाधान की, पूरब जन्म का संस्कार है, जिसने जैसे कर्म किए वैसा फल पा रहा है। चौधरी ने खंडन किया, ये सब मन को समझाने की बातें हैं बेटा, जिसमें गरीबों को अपनी दशा पर संतोष रहे और अमीरों के राग रंग में किसी तरह की बाधा न पड़े। लोग समझते रहे कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया तो आदमी का क्या दोष। पर यह कोई न्याय नहीं है कि हमारे बाल बच्चे तक काम में लगे रहें और पेट भर भोजन भी न मिले, और फिर वहाँ एक एक अफसर को 10-10 हजार की तलब मिले। अरे 10 तोड़े रुपए हुए, गधे से भी न उठे। अमर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो दादा नास्तिक निकले। चौधरी ने दीनता से कहा, बेटा चाहे नास्तिक कहो चाहे मूर्ख कहो, पर दिल पर चोट लगती है तो मुंह से आह निकलती है। तुम तो पढ़े लिखे हो जी। हाँ दादा, कुछ पढ़ा तो हुई, अंग्रेजी तो न पढ़ी होगी। नहीं, कुछ अंग्रेजी भी पढ़ी है। चौधरी प्रसन्न होकर बोले, तब तो भैया हम तुम्हें न जाने देंगे। बाल बच्चों को बुला लो और यहीं रहो। हमारे बाल बच्चे भी कुछ पढ़ जाएंगे तो फिर शहर भेज देंगे। वहाँ तो जात बिरादरी कौन पूछता है। लिख दिया कि हम छतरी हैं तो छतरी हो गए। अमर मुस्कुराया, और जो पीछे से बात खुल गई तो चौधरी का जवाब तैयार था।
हाँ, तो हम कह देंगे कि हमारे पूर्वज छत्तरी थे। हालांकि अपने को छत्तरी वंश कहते लाज आती है भैया। सुनते हैं कि छत्तरी लोगों ने मुसलमान बादशाहों को अपनी बेटियां ब्याही थी। अच्छा, अभी कुछ जलपान तो न किया होगा भैया? तेजा, अरे कहाँ गया तेजा? अरे जा जरा बहू से कुछ जलपान करने को ले आ। भैया, भगवान का नाम लेकर यहीं टिक जाओ। 3-4 बीघे जमीन सलोनी के पास है, 2 बीघे हमारे साझे में ले लेना, इतना तो बहुत है। भगवान दे तो खाए न चुके। लेकिन जब सलोनी बुलाई गई और उससे चौधरी ने प्रस्ताव किया तो वो बिचक उठी, कठोर मुद्रा से बोली, तुम्हारी मनसा है कि अपनी जमीन इसके नाम कर दूं और मैं हवा खाऊं, यही तो? चौधरी ने हंसकर कहा, अरे नहीं नहीं रे, जमीन तेरे ही नाम रहेगी पगली। ये तो खाली जोतेंगे, यही समझ ले कि तू इन्हें बटाई पर दे रही है। सलोनी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, भैया अपनी जगह जमीन में किसी के नाम नहीं लिखती। यो हमारे पहुने हैं, 2-4-10 दिन रहे, मुझसे जो कुछ होगा सेवा सत्कार करूंगी। तुम बटाई पर लेते हो तो ले लो। जिसको कभी देखा है न कभी सुना, न जान न पहचान, उसे कैसे बटाई पर दे दूं? पयाग ने चौधरी की ओर तिरस्कार भाव से देखकर कहा, भर गया मन या अभी नहीं? कहते हो कि औरतें तो मूर्ख होती हैं, ये चाहे तो हमको तुमको खड़े खड़े बेच लावे। सलोनी काकी मुंह की ही मीठी है बस। सलोनी तिनक उठी, हाँ, तुम्हारे कहने से पुरखों की जमीन छोड़ दूं? मेरे ही पेट का लड़का मुझी को चराने चला है। काशी ने सलोनी का पक्ष लिया। देखो, एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही तो कहती है काकी। बेजाने सुने आदमी को अपनी जमीन कैसे सौंप दे भला? अमरकांत को इस विवाद में दार्शनिक आनंद आ रहा था। मुस्कुरा कर बोला, हाँ काकी, बात तो तुम ठीक कहती हो, परदेसी आदमी का क्या भरोसा। मुन्नी भी द्वार पर खड़ी ये बातें सुन रही थी। बोली, अरे पगला गई हो क्या काकी? तुम्हारे खेत कोई सिर पर उठाकर थोड़ी ले जाएगा। फिर हम लोग तो हैं ही, जब तुम्हारे साथ कोई कपट करेगा तो हम पूछेंगे नहीं? किसी भड़के हुए जानवर को बहुत से आदमी घेरने लगते हैं तो वो और भड़क जाता है। सलोनी समझ रही थी कि ये सब के सब मिलकर मुझे लुटवाना चाहते हैं। एक बार नहीं करके फिर हाँ न की, वेग से चल खड़ी हुई। पयाग बोला, अरे चुड़ैल है चुड़ैल, मैं तो कहता ही था। अमर ने खिसिया कर कहा, अरे यार, तुमने नाहक उससे कहा दादा, मुझे क्या था, ये गांव न सही तो फिर कोई और सही। मुन्नी का चेहरा फक हो गया। गूदड़ बोले, नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे साझेदार बनकर रहो। महंत जी से कहकर 2-4 बीघे का और बंदोबस्त करा दूंगा। तुम्हारी झोपड़ी अलग बन जाएगी, खाने पीने की कोई बात नहीं। एक भला आदमी तो गांव में हो जाएगा कम से कम। नहीं तो फिर कभी एक चपरासी भी गांव में आ जाता है तो सबकी सांस थले ऊपर होने लगती है। आधे घंटे में सलोनी फिर लौटी और चौधरी से बोली, तुम ही मेरे खेत बटाई पर क्यों नहीं ले लेते? चौधरी ने मुड़कर कहा, अरे मुझे नहीं चाहिए, तू धरे रहे अपने खेत। सलोनी ने अमर से अपील की, भैया तुम ही सोचो, मैंने कुछ बेजा कहा? बेजाने सुने किसी को कोई अपनी चीज दे देता है कोई? अमर ने सांत्वना दी, नहीं काकी, तुमने बहुत ठीक किया। इस तरह विश्वास कर लेने से धोखा हो जाता है। सही किया तुमने। सलोनी को कुछ ढाढ़स हुआ। अब तुमसे तो बेटा मेरी रात ही भर की जान पहचान है ना। जिसके पास मेरे खेत आजकल हैं वो तो मेरा ही भाई बंद है। अब भला उससे छीन कर तुम्हें दे दूं तो फिर वो अपने मन में क्या कहेगा? सोचो, अगर मैं अनुचित कहती हूं तो सोचो, मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दो। वो मेरे साथ बेईमानी करता है ये मैं जानती हूँ, पर है तो अपना ही हाड़ मांस। उसके मुंह की रोटी छीन कर तुम्हें दे दूं तो फिर मुझे भला कहोगे? बोलो, गलत कहती हूँ कोई? सलोनी ने यह दलील खुद सोच निकाली थी या फिर किसी और ने सुझा दी थी, ये तो मालूम नहीं, पर इसने गूदड़ को लाजवाब कर दिया। 2 महीने बीत गए। पूस की ठंडी रात काली कमली ओढ़े पड़ी हुई थी। ऊंचा पर्वत किसी विशाल महत्वाकांक्षी की भांति तारिकाओं का मुकुट पहने खड़ा था। झोपड़ियां जैसे उसकी वो छोटी छोटी अभिलाषाएं थीं जिन्हें वो ठुकरा चुका था। अमरकांत की झोपड़ी में एक लालटेन जल रही है। पाठशाला खुली हुई है। 15-20 लड़के खड़े अभिमन्यु की कथा सुन रहे हैं। अमर खड़ा वो कथा सुना रहा है। सभी लड़के कितने प्रसन्न हैं। उनके पीले चेहरे चमक रहे हैं, आंखें जगमगा रही हैं।
शायद वे अभिमन्यु जैसे वीर, वैसे ही कर्तव्य परायण होने का स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि एक दिन उन्हें दुर्योधनों और जरासंधों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, माथे रगड़ने पड़ेंगे। कितनी बार वे चक्रव्यूहों से भागने की चेष्टा करेंगे, लेकिन भाग न सकेंगे। गूदड़ चौधरी चौपाल में बोतल और कुंजी लिए कुछ देर तक विचार में डूबे बैठे रहे। फिर कुंजी फेंक दी, बोतल उठाकर आले पर रख दी और मुन्नी को पुकार कर कहा, अरे मुन्नी, अमर भैया से कह कि आकर खाना खा ले। इस भले आदमी को तो जैसे भूख ही नहीं लगती। पैर रात गई है और अभी तक खाने पीने की सुध नहीं है इसे। मुन्नी ने बोतल की ओर देखकर कहा, तुम जब तक पी लो, मैंने तो इसीलिए नहीं बुलाया। गूदड़ ने अरुचि से कहा, आज तो पीने को जी नहीं चाहता बेटी। कौन बड़ी अच्छी चीज है। मुन्नी आश्चर्य से चौधरी की ओर ताकने लगी। उसे आए यहां 3 साल से अधिक हुए। कभी चौधरी को नागा करते नहीं देखा, कभी उनके मुंह से ऐसी विराग की बातें नहीं सुनी। शशंक होकर बोली, आज तुम्हारा जी अच्छा नहीं है क्या दादा? चौधरी ने हंसकर कहा, जी क्यों अच्छा नहीं है? मंगाई तो थी पीने ही के लिए, पर अब जी नहीं चाहता। अमर भैया की बात आज मेरे मन में बैठ गई। कहते हैं कि जहाँ 100 में 80 आदमी भूखों मरते हों, वहाँ दारू पीना गरीब का रक्त पीने के बराबर है। कोई दूसरा कहता तो मैं न मानता, पर उनकी बात न जाने क्यों दिल में बैठ जाती है। मुन्नी थोड़ी चिंतित हो गई। तुम उनके कहने में ना हो दादा, अब छोड़ना तुम्हें अवगुण करेगा। कहीं देह में दर्द होने लगे तो? चौधरी ने इन विचारों को जैसे तुच्छ समझकर कहा, अब तो चाहे दर्द हो चाहे बाई हो, अब पीऊंगा नहीं। जिंदगी में हजारों रुपए की दारू पी गया मैं, सारी कमाई नशे में उड़ा दी। उतने रुपए से कोई उपकार का काम करता तो गांव का भला होता और यश भी मिलता। मूर्ख को तो इसी से बुरा कहा है ना। फिर साहब लोग सुना है कि बहुत पीते हैं, पर उनकी बात निराली है। यहाँ राज करते हैं, लूट का धन मिलता है। वो न पिए तो फिर कौन पिए? देखती है अब काशी और प्रयाग को भी कुछ लिखने पढ़ने का चस्का होने लगा है। पाठशाला बंद हुई। अमर तेजा और दुर्जन की उंगली पकड़े हुए आकर चौधरी से बोला, मुझे तो आज देर हो गई दादा, तुमने खा पी लिया ना? चौधरी स्नेह में डूब गए। हाँ बेटा, और क्या, मैं ही तो पहर रात से जुटा हुआ हूं ना। मैं ही तो जूते लेकर ऋषिकेश गया था। अरे इस तरह जान दोगे तो मुझे तुम्हारी पाठशाला बंद करनी पड़ेगी। अमर की पाठशाला में अब लड़कियां भी पढ़ने लगी थीं। उनके आनंद का पारावार न था। भोजन करके चौधरी सोए। अमर चलने लगा तो मुन्नी ने कहा, आज तो लाला तुमने बड़ा भारी पाला मारा। दादा ने आज एक घूंट भी नहीं पी। अमर उछल कर बोला, क्या कुछ कहते थे क्या? तुम्हारा यश गाते थे और क्या कहते। मैं तो समझती थी कि मरकर ही छोड़ेंगे, पर तुम्हारा उपदेश काम कर गया। अमर के मन में कई दिन से मुन्नी का वृत्तांत पूछने की इच्छा हो रही थी, पर अवसर न पाता था। आज मौका पाकर उसने पूछा, तुम मुझे नहीं पहचानती हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं। मुन्नी के मुख का रंग उड़ गया। उसने चुभती हुई आंखों से अमर को देखकर कहा, तुमने कह दिया तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। काशी के मुकदमे की बात याद करो। अच्छा हाँ, याद आ गया। तुम ही डॉक्टर साहब के साथ रुपए जमा करते फिरते थे। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? वो पिताजी से लड़ाई हो गई। अच्छा, तुम यहाँ कैसे पहुंची और फिर इन लोगों के बीच में कैसे आ पड़ी? मुन्नी घर में जाती हुई बोली, वो फिर कभी बताऊंगी, पर तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ किसी से कुछ न कहना। अमर ने अपनी कोठरी में जाकर बिछावन के नीचे से धोतियों का एक जोड़ा निकाला और सलोनी के घर जा पहुंचा। सलोनी भीतर पड़ी नींद को बुलाने के लिए गा रही थी। अमर की आवाज़ सुनकर टट्ठी खोल दी और बोली, क्यों बेटा, आज तो बड़ा अंधेरा है, खाना खा चुके? मैं तो अभी चरखा काट रही थी, पीठ दुखने लगी तो आकर पड़ी रही। अमर ने धोतियों का जोड़ा निकाल कर कहा, अच्छा मैं ये जोड़ा लाया हूँ, इसे ले लो, तुम्हारा सूद पूरा हो जाएगा तो मैं ले लूँगा। सलोनी उस दिन अमर पर अविश्वास करने के कारण उससे सकुचाती थी। ऐसे भले आदमी पर उसने क्यों अविश्वास किया? लजाती हुई बोली, अभी तुम क्यों लाए भैया, सूद कट जाता तो ले आते। अमर के हाथ में लालटेन थी। बुढ़िया ने जोड़ा ले लिया और उसकी तहों को खोलकर ललचाई हुई आंखों से देखने लगी। सहसा वो बोल उठी,
ये तो 2 है बेटा, मैं 2 लेकर क्या करूंगी? एक तुम लेते जाओ, अमरकांत ने कहा। अरे तुम दोनों रख लो काकी, एक से कैसे काम चलेगा? सलोनी को अपने जीवन के सुनहरे दिनों में भी 2 धोतियां मैसर न हुई थी। पति और पुत्र के राज में भी एक धोती से ज्यादा कभी न मिली, और फिर आज ऐसी सुंदर 2-2 साड़ियां मिल रही हैं, जबरदस्ती दी जा रही हैं। उसके अंतःकरण से मानो दूध की धारा बहने लगी। उसका सारा वैधव्य, सारा मातृत्व आशीर्वाद बनकर उसके एक एक रोम को स्पंदित करने लगा। अमरकांत कोठरी से बाहर निकल आया। सलोनी रोती रही, अपनी झोपड़ी में आकर कुछ अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, फिर अपनी डायरी लिखने बैठ गया। उसी वक्त चौधरी के घर का द्वार खुला और मुन्नी कलसा लिए पानी भरने निकली। इधर लालटेन जलती देखकर वो इधर चली आई और द्वार पर खड़ी होकर बोली, अरे अभी सोए नहीं लाला? रात तो बहुत हो गई। अमर बाहर निकलकर बोला, हाँ हो, अभी नींद नहीं आई थी। क्या पानी नहीं था क्या? हाँ, वो आज सब पानी उठ गया ना, अब जो प्यास लगी तो फिर कहीं एक बूंद भी नहीं। अच्छा लाओ, मैं खींच ला दूं। तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जाओगी? अंधेरी रात में शहर वालों को डर लगता है, हम तो गांव के हैं। नहीं मुन्ने, ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा। अरे तो क्या मेरी जान तुम्हारी जान से प्यारी है? क्या बात करती हो? मेरी जैसी 1 लाख जाने तुम्हारी जान पर न्यौछावर हैं। मुन्ने ने उसकी ओर अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें भगवान ने महरिया क्यों नहीं बनाया लाला? इतना कोमल हृदय तो किसी मर्द का नहीं देखा। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि तुम यहाँ ना आते तो अच्छा होता। अमर मुस्कुरा कर बोला, अरे मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है क्या? मुन्नी कांपते हुए स्वर में बोली, बुराई नहीं की। जिस अनाथ बालक का कोई पूछने वाला न हो तो उसे गोद और खिलौनों और मिठाइयों का चस्का डाल देने में क्या बुराई नहीं है? ये सुख पाकर क्या वो बिना लाड प्यार के रह सकता है? अमर ने करुण स्वर में कहा, अनाथ तो मैं था मुन्नी, तुमने मुझे गोद और प्यार का चस्का डाल दिया। मैंने तो रो रो कर तुम्हें दुखी किया है। मुन्नी ने कलसा जमीन पर रख दिया और बोली, मैं तुमसे बातों में न जीतूंगी लाला, लेकिन तुम न थे जब मैं बड़े आनंद से थी। घर का धंधा करती थी, रूखा सूखा खाती थी और सोती रहती थी। तुमने तो मेरा वो सब सुख छीन लिया। अपने मन में कहते होंगे कि बड़ी निर्लज्ज नारी है। कहो, जब मर्द औरत हो जाए तो औरत को मर्द बनना ही पड़ेगा। जानती हूँ कि तुम मुझसे भागे भागे फिरते हो, मुझसे गला छुड़ाते हो। यह भी जानती हूँ कि मैं तुम्हें पा नहीं सकती। भला मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, पर छोड़ूंगी नहीं। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती, बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी समझो। मुझे मालूम हो कि मैं भी स्त्री हूँ, मेरे सिर पर भी कोई है, मेरी जिंदगी भी किसी के काम आ सकती है। अमर ने अब तक मुन्नी को उसी तरह देखा था जैसे हरेक युवक किसी सुंदरी युवती को देखता है, प्रेम से नहीं, केवल रसिक भाव से। पर इस आत्मसमर्पण ने उसे विचलित कर दिया। दुधारू गाय के भरे हुए थनों को देखकर हम प्रसन्न होते हैं, इनमें कितना दूध होगा। केवल उसकी मात्रा का भाव हमारे मन में आ जाता है। हम गाय को पकड़कर दोहने के लिए तैयार नहीं हो जाते, लेकिन कटोरे में दूध का सामने आ जाना वो दूसरी बात है। अमर ने दूध के कटोरे की ओर हाथ बढ़ा दिया। तब आओ मुन्नी, हम तुम कहीं और चलें, वहां मैं कहूंगा कि ये मेरी। मुन्नी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कुएं की ओर चलती। अमर रमणी हृदय का यह अद्भुत रहस्य देखकर स्तंभित हो गया था। सहसा मुन्नी ने पुकारा, लाला ताजा पानी लाई हूं, 1 लोटा लाऊं क्या? पीने की इच्छा होने पर भी अमर ने कहा, नहीं, अभी तो प्यास नहीं है मुन्नी। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।